बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है डिज़ीज़ कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एक मेन टॉपिक था दैट वाज द बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। हमने कहा था नंबर 1 पे हमारे पास फूड की प्रोडक्शन चाहिए, नंबर 2 पे हमारे पास हमने कॉम्बैट करना है, लड़ना है किसके साथ, विद द डिजीज़। आज वही हम देखेंगे कि हमने बीमारियों से कैसे लड़ना है। और लास्ट वाला हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमने अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे करना है, महफूज कैसे करना है। तो ये तीन जो हैं ये मेजर इश्यूज़ भी थे हमारे पास, जो डेवलपिंग या बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आज हमारे पास। तो उनमें सबसे जो सेकंड वाला है उसमें डिज़ीज़ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एज़ द नेम इंडिकेट दैट डिज़ीज़ कंट्रोल, डिज़ीज़ किसे कहते हैं, बीमारी को कंट्रोल करना, उसके ऊपर काबू पाना। ठीक है, अब डिज़ीज़ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो क्या हर बीमारी का इलाज सेम होता है? नहीं, उन डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है उनका इलाज सेट किया जाता है। ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी, इलाज से एहतियात बेहतर, सुनते हैं ना, इलाज से एहतियात बेहतर। ठीक है, अच्छा हमें सबसे पहले एहतियात करनी चाहिए या फिर बीमारी होने के बाद एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, एहतियात पहले करनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना के बारे में कहा जाता है ना कि हमने जो है वो क्या करनी है, एहतियात करनी है। ठीक है, क्यों एहतियात करनी है? वजह, ताकि कोरोना हो ही ना, अगर हो जाएगा तो फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा, जो कि है नहीं अभी, जो कि अभी है नहीं। ठीक है, ऑथेंटिक इलाज नहीं है ना उसका, कोई हमारे पास ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हम पर्सन को दे दें तो वो ठीक हो जाए बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास जो पहला बुनियादी मकसद होता है वो है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या होता है? प्रिवेंटिव मेजर्स। आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी होती हैं। कोई भी बीमारी है आपके पास, आपने उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है। ये बुनियादी हैं, सब के लिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और मेथड है हमारे पास बीमारियों से बचने के लिए, दैट इज़ वैक्सीनेशन। दैट इज़, आप लोगों को कभी वैक्सीन हुई है? किस किस को किस चीज़ की वैक्सीन हुई है? पोलियो की। और छोटे होते कतरे पीते थे, और जैसे छोटा बच्चा तो उसका वैक्सीन का कोर्स होता है, पूरा कार्ड बनता है, पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट वैक्सीन लगती हैं, MMR और डिफरेंट वैक्सीन होती हैं, उनका कम्बिनेशन लगता है। हेपेटाइटिस की भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अगर तो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर से भी काम आगे चला गया, आपसे एहतियाती तदाबीर नहीं हुई, या आपके पास कोई ऐसी डिज़ीज़ थी जिसकी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के ज़रिए आप उससे नहीं बच सके, जिसकी वैक्सीन आपके पास नहीं थी, देन आप जाओगे ड्रग थेरेपी के ऊपर। किसके ऊपर जाओगे? फिर जाहिर बात है आप दवाइयों से उसका इलाज करोगे। फिर दवाइयों से आगे का एक और इलाज है, दैट इज़ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स अगर होंगी तो वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होंगी, उनके लिए फिर हम जीन थेरेपी करेंगे। उनके लिए क्या करेंगे? जीन थेरेपी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, फिर हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स करके हम, वैक्सीन क्या होती हैं उनकी हम डिटेल देखेंगे, एंड देन ड्रग थेरेपी एंड जीन थेरेपी, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, एक तो हम ड्रग्स दे के जो है वो बंदे को मेडिसिन दे के ठीक करेंगे, और दूसरा उसके जीन्स के साथ खेलेंगे, जेनेटिक इंजीनियर्स होंगे जो डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करके जो है वो हेल्दी जीन इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर को। किसको कहते हैं? वो कहते हैं विद द एडवांसमेंट इन द साइंस, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है हमें 2 बातें पता चली हैं बीमारियों के बारे में। नंबर 1, देयर काजेटिव एजेंट्स, कोई बीमारी है वो किस वजह से होती है, उस बीमारी का काजेटिव एजेंट। और दूसरी चीज़ जो हमें पता चली है दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ, कि जो बीमारी है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे जो है वो मुंतकिल होती है। ये 2 चीज़ें हमें किसने बताई हैं? साइंस की तरक्की ने बताई हैं।
ठीक है। पहले ज़माने में लोगों को जब बीमारी होती थी तो वो क्या समझते थे, वो समझते थे कि जो बीमारियां होती हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं। किस वजह से होती हैं? ड्यू टू द बैड स्पिरिट्स, ठीक है। या जो लोग मजहबी लोग होते थे ज़्यादा, तो वो अपने मज़हब की जानिब जो है वो रुजू करते थे। लेकिन जब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में फ़र्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस डिस्कवर हुए, हमें पता चला कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं, जिनको बैक्टीरिया, वायरसेस जो है, फंजाई वगैरह काज करते हैं। तो फिर हमें पता चला कि वो बदरूहें नहीं होती, वो असल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। आप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ स्टडी करोगे, क्या स्टडी करोगे? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एक पूरी थ्योरी है हमारे पास। हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होगी जिसके अंदर कोई जर्म जो है वो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। कि जर्म्स ही होंगे जो बीमारियां फैलाएंगे, जर्म्स ही होंगे जो पूरी, हम इसकी जो है वो थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ेंगे, पास्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें पता ही नहीं होता था कि बीमारी किस वजह से हो रही है, तो जब हमें बीमारी का पता ही नहीं है किस वजह से हो रही है, तो फिर प्रिवेंटिव मेजर्स का हमें पता होगा कि कैसी एहतियाती तदाबीर हमें करनी पड़ेंगी? नहीं पता होगा। तो लिहाजा जब हमें बीमारी का पता चल गया, वो किसने बताया हमें? साइंस की एडवांसमेंट ने बताया, तरक्की ने बताया हमें कि बीमारियों की ये वजूहात होती हैं, उनके काजेटिव एजेंट्स ये हैं। काजेटिव एजेंट से मतलब हमारे पास वो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वो वायरस की वजह से हो रही है, वो किसी फंजाई की वजह से हो रही है, या फिर वो किसी केमिकल की वजह से हो रही है, या अदर फैक्टर्स हैं। मतलब उन्होंने हमें बताया कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे हमें उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया कि एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये मुंतकिल कैसे होगी, ठीक है। अब हमारी बुक ने एग्ज़ाम्पल दी है, 2 एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की हैं। एक एग्ज़ाम्पल दी है हमारे पास एड्स की। एड्स एब्रीवेशन किसका है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेटे इसके नेम के अंदर ही सारी बातें छुपी हुई हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड मीन आपने अटेन कर ली, हासिल कर ली। इम्यूनो डेफिशिएंसी आपको हो गई है इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी। किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है? इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई है। आपको पता है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कौन से सेल्स बनाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कौन से सेल्स कम हो गए हैं? वाइट ब्लड सेल्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। दिस इज़ द इम्यूनो डेफिशिएंसी। आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? वीक हो गया है। आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? वीक हो गया है, डेफिशिएंट हो गया है ही नहीं है। जब आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं है, सिंड्रोम कहते हैं डिजीज़ को। सिंड्रोम किसे कहते हैं? डिजीज़ को, बीमारी को। आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है ही नहीं, डेफिशिएंट हो गया है, उसकी कमी हो गई है, या बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो पे चला गया है, तो उसके नतीजे में होगा क्या? एक आम सा बैक्टीरिया जो हर वक्त इस हवा में मौजूद होता है, हम सांस लेते हैं नॉर्मली, पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, फ़ौरन से उसको किल कर दिया जाता है ड्यू टू इम्यून सिस्टम। लेकिन जब इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होगा, वो एक आम सा बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा और डिजीज़ काज कर देगा। ये बात समझ में आई है? तो इस डिज़ीज़ के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस बीमारी में होता ही यही है कि उस बंदे का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? अच्छा, इसका काज देखते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि हमारे पास काज तो पता है और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ एड्स? क्या काज होगा? HIV। व्हाट इज़ HIV? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब एड्स कौन सी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? आपसे पूछा जा सकता है बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या किसी केमिकल की वजह से होती है। तो एड्स इज़ काज्ड बाय वायरस। दैट वायरस इज़ नेम्ड एज
HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें होता क्या, ये ह्यूमन का वायरस है, इंसान के ऊपर जो है वो अटैक करता है और उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, ये वीक कर देता है। उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, हमने उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया। अब काज तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी, कैसे जो है वो ट्रांसमिट होता है, आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे। कंटामिनेटेड अगर ब्लड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, क्या हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाएगा? नहीं। एक पर्सन के ब्लड में HIV है ही नहीं, तो फिर अगर उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जाए तो उसके ज़रिए तो नहीं जा सकता ना दूसरे में। अब ऐसा बंदा जिसके ब्लड में ऑलरेडी HIV होगा, जिसके ब्लड में ऑलरेडी HIV होगा, तो उसका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करें, उसका ब्लड किसी दूसरे बंदे को दें, तो उसके ज़रिए एड्स फैल सकता है, HIV फैल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ब्लड को डोनेट करने से पहले उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, सारे टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं, हेपेटाइटिस का वायरस तो नहीं, एड्स का तो नहीं, टाइफाइड का तो नहीं, बैक्टीरिया वगैरह, इन सब की जो है वो स्क्रूटनी कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कंटामिनेटेड सिरिंजेस, अगर हम यूज्ड सिरिंजेस लिखें ना, हो सकता है जो यूज्ड सिरिंज है वो सही भी हो, उसको HIV लगा हुआ ही ना हो। अगर हम यूज सिरिंज की बात करें, हो सकता है उसको HIV ना लगा हो, लेकिन अगर हम प्रॉपर वर्ड बोले ना, कंटामिनेटेड सिरिंज, कंटामिनेटेड मीन जिसको HIV लगा हुआ होगा पहले, तो कंटामिनेटेड सिरिंजेस के जरिए जो है वो फैल सकता है। नो डाउट कंटामिनेट कब होगी सिरिंज, जब वो यूज्ड होगी। ठीक है, आप लिख सकते हो कि यूज्ड सिरिंजेस आल्सो, लेकिन अगर कंटामिनेटेड सिरिंज लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा और क्या थे, हमारी बॉडी सिक्रीशंस जो है ना, बॉडी सिक्रीशंस, उनके ज़रिए भी जो है ये ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एड्स है वो सेक्सुअल एक्ट के नतीजे में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बॉडी सिक्रीशंस के अंदर अगर आ रहा है तो इट्स मीन स्पर्म में आ सकता है मैन के, इसी तरह मिल्क में भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसी तरह सलाइवा के अंदर भी आ सकता है। जब हम कहते हैं ना बॉडी सिक्रीशंस में, टीयर्स में भी। क्लियर? तो इवन कि जब हमने कह दिया कि बॉडी सिक्रीशंस में आ रहा है तो बॉडी की तमाम सिक्रीशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी उसमें। ठीक है, उनमें ये एक्सक्रीट हो सकता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ड्यू टू फ्री सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इट मे ट्रांसफ़र फ्रॉम मैन टू फीमेल, मेल टू फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ओवरऑल स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल। अब ये हमारे पास मेन जो हैं वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। मेन क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम इनके ऊपर काबू पा लें, ठीक है, तो हम अगर इनके ऊपर काबू पा लें तो हम एड्स से बच सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी प्रिवेंटिव मेजर्स ही होंगी। अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो आपको जो है वो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको कंप्लीट स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, तमाम वायरस और जो है वो बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सिरिंजेस यूज़ कर रहे हो तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा एक पेशेंट के लिए एक वक्त में एक इंजेक्शन के लिए एक सिरिंज यूज़ की जाती है, उसके बाद फ़ौरन से उसकी निडल कट कर दी जाती है। ठीक है, ताकि वो सिरिंज जो है वो दोबारा यूज़ ना हो सके। लेकिन हमारे जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ही टीका रखा होता है, एक इंजेक्शन रखा होता है, वो 10 बंदे हैं तो 10 के 10 को सेम सिरिंज से जो इंजेक्शन लग रहा होता है। ठीक है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपना रहे ना। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी कंट्रोल करने के बहुत से मेडिकल तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है वो हमें ये पता चल जाता है कि ये बंदा HIV से इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो होगी हमारे पास एड्स के बारे में। अब इसी तरह एक और भी डिज़ीज़ है। अच्छा, हम इसी की प्रिवेंटिव मेजर की बातें क्यों कर रहे हैं, किसी और डिज़ीज़ की प्रिवेंटिव मेजर की बातें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये डिज़ीज़ अभी इनक्योरेबल है। कैसी है? इनक्योरेबल मीन लाइलाज है, इसका इलाज अभी मुमकिन, इसलिए हम इसकी बातें कर रहे हैं ना। अदरवाइज़ तो जिस बीमारी का इलाज मुमकिन है उसके लिए हम कहेंगे यार कोई बात नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स ना भी करो, एहतियाती तदाबीर ना भी करो, तो इलाज तो है, हम उसका इलाज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं।
उसके बाद हमारे पास सेकंड जो डिजीज़ डिस्कस किया दैट इज़ हेपेटाइटिस, हेपेटिक इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। बेटे जिस डिज़ीज़ के आखिर में TIS आ जाए उस डिज़ीज़ में इन्फ्लेमेशन होती है, उस डिज़ीज़ में, जैसे आपने पढ़ा था ना ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस, हेपेटिक वर्ड रेफर्स टूवर्ड्स लिवर। हेपेटिक मेडिकल लैंग्वेज में किसे कहा जाता है? लिवर को, आपके जिगर को, ठीक है, जो कलेजी होती है। तो हेपेटाइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ठीक है। अब लिवर की इन्फ्लेमेशन के नतीजे में बहुत से फिर आगे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया, हमें इसकी डिजीज़ के बारे में पता चल गया। हम इसका काजेटिव एजेंट देखते हैं। हम कहते हैं हेपेटाइटिस का काज क्या है? द मेन काज ऑफ हेपेटाइटिस इज़ हेपेटाइटिस वायरस, इज़ हेपेटाइटिस वायरस। इसकी भी आप 5-6 किस्में पढ़ोगे, हेपेटाइटिस A वायरस, B वायरस, C वायरस, D वायरस, E वायरस, ठीक है। तो हर हेपेटाइटिस का जो वायरस है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वही नंबर 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। किसके ज़रिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और क्या हो सकता है? कंटामिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए, और वो कहते हैं जितने भी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन हैं उनसे आपने बचना है, ठीक है। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स जिनकी ट्रीटमेंट जो है वो इंजेक्शंस वाली होती है, मतलब उनको ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगते हैं या कुछ भी होता है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ख़ासतौर पर डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, अगर हफ्ते में 3 दफ़ा हो रही है तो उनको बेचारों को नीडल्स लगती हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस के। हर हफ्ते बाद जो उनका हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाते हैं कि इनको हेपेटाइटिस तो नहीं हो गई, ठीक है। फिर इसकी भी टाइप्स होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो HIV नहीं, हेपेटाइटिस वायरस है, ये क्या करता है? हमारे लीवर के सेल्स में जाके रहना शुरू कर देता है, हिपैटोसाइट्स में रहता है। किस में रहता है? वहाँ बैठ के उनको डैमेज करता रहता है। लीवर के सेल्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। आपको पता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीवर? ब्लड बनाता है, बाइल बनाता है, इट प्रोड्यूस बाइल, बाइल भी बनाता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन है हमारे लीवर का। क्या फंक्शन है? मेटाबॉलिक। आपने 6-7 फंक्शन पढ़े थे, उसमें यूरिया साइकिल चलता है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी थी उसमें। एक फंक्शन उसका ये था कि ये बाइल भी बनाता है। क्या बनाता है? बाइल बनाता है। और बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स होते हैं। और बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। किसी को सुना यरकान हो गया हो? वो इसी के नतीजे में होता है ना। हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाती है और फिर लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, वो बाइल नहीं बना रहा होता। अगर बाइल नहीं बनाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, जो उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है। उसकी क्वांटिटी हमारे सीरम के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको फिल्टर आउट नहीं कर रहा होता, बाइल में भेज नहीं रहा होता। एज अ रिज़ल्ट हम कहते हैं इसको जॉन्डिस हो गया। इसको क्या हो गया? जॉन्डिस, यरकान हो गया। तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ऐसे समझें कि हेपेटाइटिस जो है उस डिज़ीज़ का नाम है, तो जॉन्डिस उस डिज़ीज़ में एक सिम्टम है। जॉन्डिस उस डिज़ीज़ में एक सिम्टम है। इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स होती हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। हो सकता है उसको माइल्ड हो भी, अभी लीवर के कुछ सेल्स डैमेज हुए हों, ठीक है। अभी सिर्फ उसके जो है वो ब्लड यूरिया, ब्लड नाइट्रोजन से जो हमें पता चल जाए, ब्लड टेस्ट करें तो पता चल जाए इसको इन्फ्लेमेशन हो रही है लीवर की, ये लीवर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने असल बात करनी है इनके प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि एहतियाती तदाबीर होनी क्या चाहिए। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम एहतियाती तदाबीर बनाएंगे, ठीक है। कि अगर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है, तो हमने इन सब को क्या करना है? स्टॉप करना है। इन सब को क्या करना है? स्टॉप करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि हमारे पास जितने भी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ये सब के सब स्टेरिलाइज हों, सब के सब क्या हों?
स्टेरलाइज हों, पाक हों, बैक्टीरिया वायरसेस से पाक हों, फिर हम उनको जो है वो यूटिलाइज़ करें। क्लियर? तो ये हमारे पास मेन प्रिवेंटिव मेजर्स बन जाएंगी इनकी, कि हम जितने भी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनसे अवॉइड करें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या करें? पेज नंबर है हमारे पास 11, डिजीज़ कंट्रोल। देयर हैज़ बीन फंटास्टिक प्रोग्रेस in the area of health and the disease control. Three pronged actions are usually taken against the various diseases. Number 1 preventive measures, number 2 vaccination and immunization, number 3 हमारे पास drug treatment and gene therapy. सबसे पहले हमारे पास preventive measures हैं. The advances in the biological science have provided us information about the causative agent of the disease and their mode of ट्रांसमिशन। दो चीज़ों के बारे में हमें पता चला, उनके काजेटिव एजेंट्स के बारे में और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर इंस्टेंस द एड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ काज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड इट स्प्रेड थ्रू द फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। इट स्प्रेड थ्रू द फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिरिंज ही हो, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर वो भी कंटामिनेटेड हैं तो अगर किसी नेक्स्ट जो है वो पेशेंट का ऑपरेट करते हो, उनको यूज़ करते हो तो फैल सकता है। देयरफॉर डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट्स सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द डिजीज़ विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, जो आज अभी तक क्या है, लाइलाज है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह hepatitis is caused by hepatitis virus which is spread through the blood transfusion by using contaminated syringes and surgical instruments etc. और भी इसके मेथड हैं। In this case also the doctor advises, इस केस में भी डॉक्टर हमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, to be careful and avoid the patient avoid the point of contact। clear? तो नेक्स्ट हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।